हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पे बचता है, जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमने देखा था कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन किस प्रकार से हुआ है और किस प्रकार से एम्ब्रियो से फीटस का फॉर्मेशन हुआ, किस मंथ में कौन कौन सी चेंजेस आए और यहाँ पे किस ऑर्गन का फॉर्मेशन किस मंथ में हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा वो है पार्चुलेशन एंड लैक्टेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेमोरी ग्लैंड है उनका भी यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो पार्चुलेशन में हमने क्या देखा, हमने कहा द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पार्चुलेशन, जिसे हम यहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज में डिलीवरी कहते हैं, उसे यहाँ पे क्या कहते हैं, पार्चुलेशन कहते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे फीटस का फुली डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया है और अब क्या होगा, जो फीटस है अब वो यहाँ पे उसका पार्चुलेशन की प्रोसेस होगी। Signals for partulation originate from the fully developed fetus and placenta inducing milk। तो क्या बात हमने की है कि पार्चुलेशन के जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। हमने कहा वो फीटस, जो डेवलपिंग फीटस है और जो प्लेसेंटा है, उससे ये सिग्नल आएंगे। तो कैसे सिग्नल आएंगे, हमने कहा इंड्यूसिंग माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, जो यूट्रस उसमें कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होने लगेगा। It triggers the release of oxytocin from the मैटरनल पिट्यूटरी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है, आपको नाम पूछा जा सकता है। जो ऑक्सीटोसिन है यहाँ पे, जो मैटरनल पिट्यूटरी से, यानी कि जो मदर है यहाँ पे, उसके पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का यहाँ पे क्या होगा, सिक्रीशन होगा। नेक्स्ट आपको बताया गया द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टू द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। क्या होती है लैक्टेशन। अब यहाँ पे जो मेमोरी ग्लैंड्स है वहां पे मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, लैक्टेशन का। देखिए क्या क्या चीजें हो रही है। पार्चुलेशन अगर होगा तो क्या होगा, जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लगेगा। ये कब की बात आपको बताई जा रही है, जब फीटस का फुली डेवलपमेंट हो गया है, जो 9th मंथ का जो एंड है उस दौरान वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि जो यहाँ पे मदर होगी उसकी पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा। नेक्स्ट आपको बताया गया लैक्टेशन की यहाँ पे प्रोसेस होगी एंड the milk produced during the initial few days of lactation is called clostridium which contain a several antibodies। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो यहाँ पे न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न के लिए जो मदर का मिल्क होगा वो यहाँ पे एज अ, यहाँ पे इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। हमने क्या बोला, हमने कहा कि इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। तो हमारे पास एक चैप्टर आएगा जब हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, और इम्यून सिस्टम में आप बहुत सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, जैसे कि एंटीजन हो गया है, एंटीबॉडी हो गया है। तो आपको बताया जाएगा कि जो एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए जैसे कि हमें ये पता है कि हमारा जो शरीर है, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है, सेल से मिलके बनी हुई है। अब हमारी जो सेल्स होंगे और कोई जो अदर स्पीशीज के जो सेल्स होंगे उसमें कोई कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पे होता है। तो क्या होता है कि जैसे कभी फॉरेन सेल हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है तो इससे क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी इम्यून सेल्स हैं, वो तुरंत पहचान लेती है कि ये क्या है, फॉरेन सेल है। कैसे पहचान लेती है, कि क्योंकि हमने कहा कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, एज अ नेम प्लेट काम करते हैं, यानी कि सेल को पहचानते हैं। तो जैसे ही हमारी इम्यून सेल्स को पता चलता है कि हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है या फॉरेन सेल आ गई है, तो तुरंत वहाँ पे जो इम्यून सेल्स होती हैं वो मिलकर के क्या करेंगे, उस फॉरेन सेल को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करेंगे, नष्ट करेंगे, जिससे कि वो कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो यही चीज़ आपको बताई गई है कि जो यहाँ पे मदर का मिल्क होता है उसमें क्या होती है, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। अब एंटीबॉडीज क्या हुई, हमने तो अभी सिर्फ एंटीजन की बात की थी। हमने एंटीजन की बात की, हमने कहा कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जो एज अ नेम प्लेट काम कर रहे हैं, यानी कि पहचाने का काम कर रहे हैं। अब जब हमारे इम्यून सेल्स ने पाया कि हमारी बॉडी में फॉरेन सेल आ गई है, तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा।
ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, जो फॉरेन पार्टिकल्स है या फिर जो हानिकारक जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स न्यूबॉर्न के बॉडी में एंटर भी हो जाता है तो वहाँ पे क्या होंगी, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। कहाँ पे हो रही है, जो ये मदर का मिल्क होता है उसमें ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो न्यूबॉर्न है उसे उसकी मदर का मिल्क ही वहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें न्यूट्रिएंट के साथ साथ एंटीबॉडीज भी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर है। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है जो कि आपको डिटेल में देखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है, हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो हमारा सेकेंड चैप्टर यहाँ पे चल रहा है। इससे पहले हमने देखा था प्लांट्स में किस प्रकार से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। उससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं रिप्रोडक्शन के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स। और रिप्रोडक्शन के टाइप्स में हमने दो टाइप्स देखे थे, हमने कहा था लैंगिक और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के हमने बहुत सारे प्रकार देखे थे और लैंगिक जनन में भी हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आपने देखा कि प्लांट में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पे कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। और ये जो चैप्टर ये हमें बताता है जो ह्यूमन बींग है उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन हो रहा होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे बना के दिखाए गए हैं वो आपको बनाने हैं, आपको डायग्राम यहाँ पे बनाना है। और हर एक पार्ट का आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे आता है, उसका फंक्शन क्या है। क्योंकि जब आप वहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट को अच्छे से देखेंगे तभी आपको ये पता चल पाएगा कि जो गैमीट है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। जब आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से स्टडी कर लिया है तो गैमीट फॉर्मेशन आप इजिली वहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको 3 फेजेस पढ़ने हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट आपको पढ़ने हैं। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है उससे पहले के इवेंट वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, और जब फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके बाद के इवेंट क्या क्या आते हैं। तो क्या होगा देखिए, फर्टिलाइजेशन से पहले का जो इवेंट होगा वो यहाँ पे होगा गैमीट का फॉर्मेशन। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, सेकंड हो गया। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा उसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो उसका डेवलपमेंट वहाँ पे चल रहा है। तो इसी प्रकार से आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है और तीनों पार्ट को आपको अच्छे से यहाँ पे क्या करना है, देखना है। तो इसके बाद हम इस चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, देखना है कि कितने जो क्वेश्चन है आपके वो क्लियर हुए हैं, कितने टॉपिक आपके क्लियर हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने पहले भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। हमारे पास एक स्टेटमेंट दी जाती है, एक कथन दिया जाता है, 4 उसके ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको ये चूज करना है कि उसका सबसे सही आंसर कौन सा है। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि सबसे सही उत्तर को आपको क्या करना है, यहाँ पे चुनना है। अब सबसे सही से मतलब है कि कभी कभी होता है कि हमारे पास जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें से एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। उस स्थिति में हमें ये देखना है कि सबसे सही आंसर हमारा कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, एक विकल्प को चुनना है जो बिल्कुल वहाँ पे सही होगा। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको टोटल नंबर देखना है कि कितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। क्योंकि मैं आपको पहले स्टेटमेंट दिखाऊंगी, उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाए जाएंगे और आपको क्या करना है, अपने ऑप्शन को वहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आप देखेंगे कि आपका जो उत्तर है वो सही आया या गलत आया। इसी प्रकार से आपने सारे क्वेश्चन को एनालाइज करना है और लास्ट में आपने देखना है कि टोटल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत आए हैं। जो क्वेश्चन गलत आए हैं आप उस टॉपिक को फिर से यहाँ पे रिवाइज करेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है वो हमें कह रही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि हमारे पास 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए होंगे और हमें ये बताना है कि जो लैंगिक जनन है उसके बारे में वो कथन सत्य है या असत्य है। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें वो बताना है जो कथन यहाँ पे सत्य है, यानी कि जो बिल्कुल सही होगा उस आंसर को हमें यहाँ पे चूज करना है। 4 ऑप्शन हमारे पास आए हैं। पहला कह रहा है जर्म सेल्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पे क्या होती है, जर्म सेल्स इन्वॉल्व होती हैं।
सेकंड कह रहा है देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी कि यहाँ पे गैमेट का क्या होता है, संलयन होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉन्गर टाइम, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा टाइम यहाँ पे लेती है। और लास्ट कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने ऑप्शन को पढ़िए और सही ऑप्शन को यहाँ पे टिक कीजिए। चलिए तो एक एक करके हम यहाँ पे ऑप्शन को स्टडी करते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन। सबसे पहले हम जो ऑप्शन नंबर डी है उससे पहले छोड़ देंगे, हम ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। कह रहे हैं दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉन्गर टाइम, यानी कि ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा समय लेती है, जो कि हमें पता है। हमने कहा था जब हमने देखा था कि जो प्रजनन है उसके दो प्रकार हमने देखे, तो जब हमने दो प्रकार देखे थे तो हमने बात की थी लैंगिक और अलैंगिक की। हमने बात क्या की थी, जब हम अगर बात करें रिप्रोडक्शन की तो हमने दो प्रकार के देखा, लैंगिक और अलैंगिक। अब जब हमने दोनों का यहाँ पे क्या किया, दोनों को हमने कंपेयर किया, यहाँ पे दोनों की तुलना की, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट भी आया था कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है। और अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें, हमने कहा ये कम समय लेता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे ज्यादा समय और कम समय क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम लैंगिक जनन की बात करें, हमने कहा यहाँ पे क्या होता है, युग्मक का निर्माण भी हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, युग्मक निर्माण भी होगा। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें, हमने कहा कि यहाँ पे युग्मक निर्माण नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे युग्मक निर्माण हो रहा है तो हमने कहा यहाँ पे निषेचन भी हो रहा है। हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, जब युग्मक ही नहीं बने हैं तो निषेचन भी यहाँ पे नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है। अगर हम इन तीनों ही पॉइंट्स को समझे तो हमें यहीं पे पता चल जाएगा कि हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी है, वो सही है या गलत है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, हमने कहा क्यों लैंगिक जनन ज्यादा समय ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे युग्मक का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, गैमीट बन रहे हैं। और दोनों प्रकार के गैमीट बनेंगे। हम बात करेंगे मेल गैमीट की, हम बात करेंगे फीमेल गैमीट की। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा गैमीट का जब निर्माण होगा तो ध्यान दीजिए, गैमीट निर्माण में बहुत समय लग रहा था। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, उसे क्या होना पड़ेगा, मेच्योर होना होगा। देखिए हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि यहाँ पे अगर मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए पहले क्या होगा, जो मेल है उसी बॉडी को पूरा मैच्योर होना पड़ेगा। फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो फीमेल बॉडी को पूरा मैच्योर होना पड़ेगा। हमने क्या कहा था, हमने कहा था जब प्यूबर्टी हिट करती है, जो प्यूबर्टी की एज आती है, तभी वहाँ पे क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। उससे पहले जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी उससे पहले वहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम का, तो यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे ले रहा है। उसके बाद हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, निषेचन यहाँ पे होता है। और जब यहाँ पे निषेचन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट जब बना तो हमने क्या देखा था, जाइगोट के बाद हमने कहा था जब जाइगोट बना, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, उसके बाद पूरे फीटस के डेवलपमेंट में कितना टाइम लग रहा है, हमने कहा 9 मंथ लग रहे हैं। पूरे कितने, 9 मंथ का टाइम यहाँ पे लग रहा है, 9 महीने लग रहे हैं, तब जाके पूरे एक इंडिविजुअल का यहाँ पे फुली डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक न्यू बॉर्न का यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट हो गया है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, सोचिए, सिर्फ जाइगोट से फीटस बनने में 9 महीने का समय लगा है,
उससे पहले क्या बने हैं, गैमीट बने हैं, उसमें भी समय लगा है। और गैमीट बनने से पहले क्या हुई है, जो यहाँ पे मेल और फीमेल बॉडी है वो वहाँ पे मैच्योर हुई है। हमने कहा था कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या आती है, यहाँ पे प्यूबर्टी हिट करती है, और वहीं से आप क्या होगा, जो सेकेंडरी कैरेक्टर हैं वो डेवलप होने शुरू होंगे और यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन शुरू होगा। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि लैंगिक जनन में कितना टाइम लग रहा है। वहीं बात करें हम अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन में हमने क्या कहा था, हमने कहा यहाँ पे गैमीट बन ही नहीं रहे हैं, ये कहा था। फिर हमने कहा कि गैमीट ही नहीं बनेंगे तो गैमीट का जो संलयन है वो कैसे होगा, इसका मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। अगर अलैंगिक जनन का हम एग्जांपल देखें तो हमने अमीबा में कहा था, हमने कहा था ये अमीबा की सेल है और ये सेल सिंपली क्या होती है, 2 पार्ट में टूट जा रही है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं जैसे जैसे अमीबा का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे अमीबा क्या होता है, एक पार्ट से 2 पार्ट में टूट रहा है। सिंपली यहाँ पे अलैंगिक जनन की प्रोसेस हो जा रही है, ना गैमिट फॉर्मेशन है, ना फर्टिलाइजेशन है, और ना ही यहाँ पे क्या है, जैसे हमने एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट पढ़ा था, ना ही उस प्रकार का कोई डेवलपमेंट यहाँ पे पाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपने देखा आपका पहला ही ऑप्शन सही आ गया है और आपने उसे टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस को आपको पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि एक से ज्यादा यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास एक और ऑप्शन है और वो कह रहे हैं कि सारे ही सही है। हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो, या फिर हो सकता है कि इससे अच्छा ऑप्शन हमारा कोई दूसरा हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, सारे ही ऑप्शन को यहाँ पे पढ़ेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमीट, बात चल रही है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में हमने क्या कहा था कि यहाँ पे क्या होता है, गैमीट का फ्यूजन होता है, और गैमीट के फ्यूजन को हम क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, यानी कि निषेचन कह रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा बिल्कुल सही कह रहा है। चलिए इसके बाद जो हमारा ऑप्शन नंबर ए कहता है वो कहता है कि जर्म सेल्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पे जर्म सेल प्रेजेंट होती हैं। तो हमें ये पता है कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जर्म सेल यहाँ पे क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी। अगर हम देखें सही आंसर हमारा, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से क्या है, सारे ही आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या आया हमारा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जर्म सेल प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन होता है जिसे हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा टाइम लेती है। कौन सी प्रोसेस, हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है उसमें हमसे पूछा गया है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द बेबी स्टार्ट मूविंग एंड हेयर स्टार्ट अपेयरिंग ऑन द हेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो वो कौन सा टाइम है कि जब एम्ब्रियो वहाँ पे मूव करने लगता है और उसके जो हेयर डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि चौथे मंथ में ये चेंजेस आते हैं, या 5वें मंथ में ये चेंजेस आते हैं, 8वें मंथ में ये चेंजेस आते हैं, या 9वें मंथ में ये चेंजेस आते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था और हमने ये देखा था कि यहाँ पे अगर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें कौन से मंथ में मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो आप अपने ऑप्शन को यहाँ पे चूज करेंगे। चलिए आंसर आपके पास जो आया वो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और हमने क्या कहा था, जो यहाँ पे 5th मंथ होता है यानी कि 5वां मंथ होता है, वहाँ पे जो एम्ब्रियो इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहे होते हैं और वहाँ पे क्या होता है, उसमें मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपने ऑप्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। चलिए इसके बाद इस क्वेश्चन के हमारे पास क्या है, आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और किस मंथ में हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपने देखा ह्यूमन gestation lasts an average of 9 months or 38 weeks or 266 days। आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि पूरा जो यहाँ पे न्यूबॉर्न है, एक नवजात है, अगर उसके पूरे डेवलपमेंट में फर्टिलाइजेशन से लेके वहाँ पे पार्चुलेशन तक का अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो कितना टाइम होता है, हम कहेंगे 9 मंथ का टाइम होता है, या हम कहेंगे 38 वीक्स होते हैं, या हम कहेंगे 266
6 डेज का यहाँ पे टाइम होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं वो नंबर आपको ध्यान रखने हैं, चाहे मंथ में पूछा जाए, चाहे वीक में पूछा जाए, चाहे डेज में आपसे पूछा जाए, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप कैलकुलेशन करते रहेंगे वहाँ पे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, ये जो डाटा है उसमें याद रखना है। It has been divided into 3 months intervals which are called a trimesters। यानी कि अब इन्होंने क्या कर लिया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रिमेस्टर्स कह रहे हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है या फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है उसमें कितने मंथ होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ को रखा गया है। यानी कि इन्होंने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और पहले पार्ट में इन्होंने पहले 3 महीनों को रखा है, यानी कि 1 से 12 वीक का जो टाइम है इसमें होगा। क्या क्या चेंजेस इसमें आएंगे, आपने देखा प्री एम्ब्रियोनिक एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। क्या होता है, प्री एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियो है उसके जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं वो यहीं पे होंगे, क्योंकि पहले 3 महीने में यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होंगे। और यहाँ पे प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट होता है वो इसी टाइम पीरियड में होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने कहा था जो प्लेसेंटा है उसका फुल जो डेवलपमेंट होता है 2 से 2.5 महीने का टाइम वहाँ पे लगता है, यानी इसी टाइम पीरियड में जो प्लेसेंटा है उसका फॉर्मेशन हो रहा होगा। साथ ही आपको ये ध्यान रखने कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या, हमने कहा कि वो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जो सेकेंड हमारे पास पार्ट आता है उसमें सेकेंड 3 मंथ्स यहाँ पे होते हैं, यानी कि सेकेंड 3 मंथ्स का मतलब क्या है, देखिए ध्यान देखिए, हमने कहा 1 से 3 मंथ का टाइम यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 to 6 मंथ का टाइम यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि 3-3 मंथ में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे डिवाइड किया है। वीक की अगर बात करें तो 13 to 24 वीक यहाँ पे होते हैं। चेंजेस क्या क्या यहाँ पे हुए, हमने कहा द फीटल डेवलपमेंट स्टार्ट एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स गेट डेवलप्ड। अब जो सेकंड जो फेज है या सेकंड पार्ट जो आप कहेंगे, जो 4 से 6 मंथ का टाइम है, वहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली जो ऑर्गन है वो यहाँ पे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ट्रिमेस्टर आता है उसमें क्या होते हैं, थर्ड लास्ट के जो 3 मंथ है वो यहाँ पे होता है। लास्ट के 3 मंथ कौन से होंगे, 7 to 9 मंथ यहाँ पे होगा। ठीक है, और चेंजेस क्या क्या आएंगे यहाँ पे, आपने देखा the baby continues to grow and there is a massive development in the baby including। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं बेबी में। क्या क्या होंगे, यहाँ पे जो होंगे, बोन गेट hardened, fingernails are visible, development of sense organ, show various movement like stretching and kicking etc, formation of red blood cells in the bone marrow। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है बोन मैरो में। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंस ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत सारे मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपने क्या करना है, देखिए अगर आप 3 पार्ट में से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईजी होगा कि किस पार्ट में यहाँ पे कौन से चेंजेस हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए सो क्लास हम अपना चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, वो आपको घर जाके रिवाइज करना है। साथ ही हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है, जिससे आपको ये पता चला होगा आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो कितने क्लियर हुए हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।